जो आपको फैक्ट्स दिए हुए होते हैं, जो आपको फैक्ट्स दिए हुए होते हैं, जो आपको डेफिनेशन दी हुई होती है, वहां से हाई चांसेस होते हैं कि आपके क्या बनेंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे यहां पे क्या है कि इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, पढ़ने में क्या हो रहा है, पढ़ने में आपकी स्टेटमेंट सही लग रही है, लेकिन जो एग्जैक्ट फैक्ट दिए होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, एज इट इज याद करना पड़ता है। और यहां पे क्या है कि द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स क्या है कि आपके क्या होते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होते हैं, आपके सपोर्टेड होते हैं किससे, कार्टिलेजिनस रिंग से, लेकिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो आपके सपोर्ट नहीं होते। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये वर्ड्स जिनके क्या होते हैं, आपके ऑल्टरनेट पॉसिबल होते हैं, जिनके आपके ऑल्टरनेट पॉसिबल होते हैं। ऑल्टरनेट के अलावा आपकी क्या फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, पहला क्या आपकी ऑल्टरनेट वर्ड्स जहां पे पॉसिबल होते हैं, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जहां पे आपकी क्या होती हैं, आपको दी हुई होती हैं, वहां से आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा डेफिनेशंस जो दे रखी होती हैं आपको, वहां से आपके क्या बनते हैं, वहां से आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों को अंडरलाइन करना है और खुद से वहां पे स्टेटमेंट क्वेश्चन बना के देखना है। दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, जो कैटेगरी हमें खतरनाक लगती है और थोड़ी सी खतरनाक है भी, वो कौन से, आपके असर्शन रीजन। कौन से सर, असर्शन रीजन। आपको एक चीट कोड दे रहा हूं मैं, आपको एक चीट कोड दे रहा हूं, और वो चीट कोड क्या है कि आपको एनसीईआरटी में अगर कहीं भी ये वर्ड्स दिख जाएं तो वहां पे प्रोबेबल चांसेस हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सर कौन कौन से वर्ड्स हैं, कि जैसे सर सिंस हो गया, सिंस के अलावा बिकॉज हो गया, बिकॉज के अलावा हेंस हो गया, हेंस के अलावा ड्यू टू हो गया। ठीक है, देयर ऑफ, एज, बट, ड्यू टू, रिजल्ट इन, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये वर्ड्स भी आप ना देख पाओ तो एनसीईआरटी में हर उस जगह से असर्शन रीजन बनने की पॉसिबिलिटी होती है जहां पे आपको कोई फैक्ट दिया हो और फिर फैक्ट को जस्टिफाई किया गया हो कि भाई ये चीज होती है और ये इसलिए होती है। समझ में आ रहा है, कोई फैक्ट बताया गया हो कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और उनके बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, फिर उसको जस्टिफाई किया गया हो कि किस लिए होता है, तो वहां से क्या होगा, वहां से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कभी फेल नहीं होगा, कि एनसीईआरटी में जहां पे भी आपको कोई फैक्ट दिया हुआ होगा, जहां पे भी कोई फैक्ट दिया होगा और उस फैक्ट को फिर जस्टिफाई किया गया होगा, फिर उस फैक्ट को क्या किया होगा, जस्टिफाई किया हो गया, वहां से चांसेस हैं कि आपकी असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं और वहां से आपको क्या मिल जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कुछ वर्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एज जो है, जहां पे एज आ जाए वहां से असर्शन रीजन आपका पॉसिबल है। हालांकि ये बहुत सुपरफिशियल आपका क्या है, पैराग्राफ है और सुपरफिशियल क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट आप पढ़े, कहां से शुरू हो रहा है, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell। यहां पे हमें क्या बताया जा रहा है कि स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल जो होती है वो क्या बना सकती है, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। तो यहां से आपका असर्शन क्या बन सकता है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। यहां से आपका असर्शन क्या बन जाएगा, यहां से असर्शन बन सकता है कि ईच सेल, देखो असर्शन में कहां से बना रहा हूं कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये आपका असर्शन हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि स्पोरोजीनस टिश्यू की हर सेल जो होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि स्पोरोजीनस टिश्यू की हर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है। तो रीजन क्या हो जाएगा, रीजन ये हो जाएगा कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या बना लिया, यहां से मैंने असर्शन रीजन क्वेश्चन बना लिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आपको ये फैक्ट दिया हुआ है और फिर फैक्ट को जस्टिफाई किया हुआ है। ठीक है, या आपको फैक्ट दिया हुआ है कि स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल जो होती है वो पोटेंशियल मदर सेल होती है। क्यों होती है, उसको जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल जो है वो क्या कर सकती है, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है। तो असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन होगी किसकी असर्शन की। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, कहां पे देखने को मिलेगा आपको, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब हम क्या पढ़ रहे होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं डीएनए का। तो यहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, कि एज ए रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू अ पायरिमिड। यहां से इसे पढ़ो कि ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू पायरिमिडीन। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, दिस जनरेट्स
दिस जनरेट्स, क्या दिस जनरेट्स, दिस जनरेट्स को मैं ये लिख सकता हूं कि रिजल्ट्स इन, है ना। दिस जनरेट्स का क्या मतलब है यार, दिस जनरेट्स का मतलब है रिजल्ट्स इन, है ना, जो मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी अगर क्या आ जाए रिजल्ट्स इन आ जाए या ड्यू टू आ जाए, है ना, तो दिस जनरेट्स का मतलब है रिजल्ट्स इन। दिस जनरेट्स को आप क्या कर सकते हो, इसका सिनोनिम है कि आपका रिजल्ट्स इन। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बना सकता हूं, यहां से मैं असर्शन रीजन क्वेश्चन बना सकता हूं, जहां पे असर्शन क्या हो जाएगा मेरा, जहां पे मेरा असर्शन क्या हो जाएगा, असर्शन में क्या होगा कि देयर इज अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स, कि डीएनए के जो दो हेलिक्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा कि ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पायरिमिडीन, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के ऑपोजिट आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस आता है। तो दिस जनरेट्स, क्या मुझे यहाँ कीवर्ड, मुझे कैसे अंदाजा हुआ, मुझे कैसे अंदाजा हुआ कि यहाँ पे क्या बन सकता है, आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, दिस जनरेट्स दिया हुआ है। दिस जनरेट्स मतलब रिजल्ट्स इन, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट आपका कभी फेल नहीं होगा, फैक्ट और जस्टिफिकेशन का। एक फैक्ट दिया हुआ है, एक फैक्ट दिया हुआ है कि क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में एक अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। और इसको जस्टिफाई कैसे किया हुआ है, इसको जस्टिफाई किया हुआ है क्योंकि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के ऑपोजिट आता है। जरूरी नहीं है कि आपको जस्टिफिकेशन बाद में देगा, क्या आपको जस्टिफिकेशन पहले भी दे सकता है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, ठीक है, जो अभी वर्ड मैंने बताया था, है ना, कि क्या अगर आपका ड्यू टू आए, बिकॉज आए, रिजल्ट्स इन आए, ठीक है, सिंस आए, हेंस आए, तो यहां से क्या है, आपकी पॉसिबिलिटी है कि असर्शन रीजन क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब देखो हमें क्या बताया गया है कि पोलन ग्रेन्स, देखो ये तो सीधा सीधा है ना, ये तो सीधा सीधा है क्या, कि पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज, बस यहीं पे मैंने क्या कर लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया कि यहां से क्या है, यहां से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन पॉसिबल है। क्या कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके वेल प्रिजर्व्ड होते हैं एज फॉसिल्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो यहां पे असर्शन क्या हो जाएगा, यहां पे असर्शन क्या हो जाएगा, यहां पे असर्शन हो जाएगा कि पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। यहां पर असर्शन क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। और रीजन क्या हो जाएगा सर, रीजन हो जाएगा कि पोलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, पोलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो क्या हो गया, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। यहां पे आप देख लीजिए, क्या फैक्ट दिया हुआ है और फैक्ट को जस्टिफाई किया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है और फैक्ट को जस्टिफाई किया हुआ है। कैसे, कि यहां पे आपको बताया गया है कि पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का किसके कॉन्टेक्ट में आना, स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आना जनाब, एक क्या होता है, एक चांस फैक्टर होता है। इसको कंपेंसेट करने के लिए, इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है, क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, जो आपके फ्लावर्स होते हैं, वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर द पोलिनेशन। क्या यहाँ पे हमें पता चला, यहाँ पे हमें पता चला कि जो आपके क्या होते हैं, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स आपकी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ये कह रखा है ना, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन्स, ठीक है। अब ये एक फैक्ट हो गया, अभी एक फैक्ट हो गया कि आपके क्या होते हैं, आपके जो वाटर पोलिनेटेड और विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, वहां आपको पोलन ग्रेन ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया हुआ है, ये इसका जस्टिफिकेशन ही तो है, ये वाला पार्ट जो है इसका जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन आपको हमेशा बाद में नहीं देगा, पहले भी दे सकता है। क्या, कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि एज अ रिजल्ट फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पोलिनेशन। तो यहां पे असर्शन हो जाएगा, असर्शन क्या हो जाएगा जनाब, असर्शन, फैक्ट जो होता है वो असर्शन बनता है, जस्टिफिकेशन जो बनता है वो रीजन बनता है। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि जो आपके क्या होते हैं, विंड पोलिनेटेड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, वहां पे पोलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में आपके प्रोड्यूस होते हैं। रीजन क्या हो जाएगा कि इन दोनों फ्लावर्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के कांटेक्ट में आने एक चांस फैक्टर होता है। तो क्या हो जाएगा, आपका एक फैक्ट था, फैक्ट आपका जस्टिफाई हो गया। तो ये क्या है, ये आपके कुछ एडवांस्ड टिप्स हैं, ये क्या आपकी कुछ एडवांस टिप हैं जिनका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप टॉप 10% में आ सकते हो। जो क्वेश्चंस नए बन सकते हैं उनको क्या कर सकते हो, उनको आप आसानी से करके ले जा सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी
और ये वीडियो जो है मैं बहुत एक लंबे टाइम के बाद बना रहा हूँ, लगभग 45 डेज का गैप है ना। पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत खराब होने के बाद इसमें पैनल में इशू आ गया, तो आज क्या हुआ है, रिदम में भी थोड़ी सी दिक्कत आई है ना। हो सकता है कि वैसे तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, बाकी जो चीज रह जाएगी अभी हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ठीक है। ये असर्शन रीजन जो मैंने आपको बताया कि असर्शन क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स इन विंड एंड वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स, और विंड पोलिनेटेड उसमें क्या होता है आपके रीजन क्या हो जाएगा आपका कि स्टिग्मा के चांस में, सॉरी स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आना क्या होता है आपका चांस फैक्टर होता है। अच्छा ये लास्ट है, ये सॉरी है ना, ये लास्ट है ये आपका कौन सा, मैच द कॉलम है ना। तो मैच द कॉलम आपको याद रखना है, जहां पे भी आपको एग्जांपल्स दिए हुए हों, जहां पे भी आपको एग्जांपल्स दिए हुए हो वहां पे क्या है आपका मैच द कॉलम आना लाजिम है, ठीक है। डिस्कवरीज आपको दी हुई हो, है ना, कि भाई फला की डिस्कवरी फला ईयर में हुई, ठीक है, फला साइंटिस्ट ने की, तो वहां से क्या है, वहां पे चांसेस है कि आपका क्या आएगा, मैच द कॉलम क्वेश्चन आएगा। इवेंट्स आपको दे रखे हो, है ना, कि ये इवेंट जैसे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पढ़ते हैं ना, कि ये इवेंट्स इस ईयर में हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो वहां पे मैच द कॉलम आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या हुआ हो, है ना, जैसे लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ते हैं ना, क्लास फैमिली स्पीशीज वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वहां से क्या होता है, वहां से आपका मैच द कॉलम क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, है ना। इसके अलावा डेटा, इसके अलावा डेट्स, है ना, इसके अलावा आपके क्या डिजीज और पैथोजन, है ना, यहाँ से बहुत कॉमन है ना, ह्यूमन डिजीज से क्या होते हैं क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि आपसे क्या दे देगा, एक तरफ पैथोजन दे देगा, एक तरफ डिजीज दे देगा, तो यहाँ से मैच द कॉलम क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल्स एंड फंक्शंस याद आया कुछ, कहाँ पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, वहां पे हम ड्रग्स पढ़ते हैं लास्ट में जाके, है ना, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि भाई कोकेन कहाँ पे जाके काम करता है, हीरोइन कहाँ पे जाके काम करती है, मॉर्फिन कहाँ पे जाके काम करता है। फिर इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, चेंज भी कर सकते हैं कि एक कॉलम में आपका ड्रग हो गया, या फिर एक कॉलम में आपका क्या हो गया, ड्रग हो गया, दूसरी तरफ उसकी सोर्स हो गई कि कौन से प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। टाइप्स आपके क्या बनते हैं, मैच द कॉलम। तो कहीं भी एनसीईआरटी में आपको ये चीजें दिखें, एग्जांपल्स दिखें, तो वहां से मैच द कॉलम आपको खुद बना के देखना है। डिस्कवरीज दिखे, मैच द कॉलम आपको खुद बनाना है। इवेंट्स दिखे, मैच द कॉलम आपको बनाना है। क्लासिफिकेशन दिखे, मैच द कॉलम बनाना है। कौन कौन से मैच द कॉलम यहाँ से आपके पॉसिबल है, डेट्स आपको दी हुई है, डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। डिजीज और पैथोजन से आपको मैच द कॉलम क्वेश्चंस खुद फ्रेम करने हैं। केमिकल्स एंड फंक्शंस आपको क्या करने हैं, मैच द कॉलम क्वेश्चंस खुद फ्रेम करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अलावा प्रोडक्ट्स, बायोमोलिक्यूल्स में हमें देखने को मिलते हैं ना, वो टेबल ऐसी की ऐसी रखी आ जाती है, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या काम होते हैं, है ना। फिर उसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कॉमन है। ये कहाँ पे कॉमन है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में कॉमन है कि एक तरफ आपको स्ट्रक्चर दे देगा, फिर उसके क्या दे देगा, फंक्शन दे देगा। इवन अगर आप देखो हार्मोन एंड फंक्शंस आपसे पूछे जाते हैं ना, कहाँ से, वहां से मैच द कॉलम क्वेश्चन नहीं आता है हमेशा। इस साल भी आया था, है ना, इस साल वो हार्ट वाले पोर्शन से आता है ना, हार्ट में कौन कौन से हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं। स्टेजेस आपसे पूछी जाती हैं, कौन से स्टेज में कौन सा फंक्शन आपका या कौन सा फिजियोलॉजिकल इवेंट हो रहा होता है, कौन से स्टेज में कौन सा फिजियोलॉजिकल इवेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको कहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिलेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, जेनेटिक्स में देखने को मिलेगा। उसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है, और इवन वो क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है। आपकी कोई भी नोटबुक हो, आपका कोई भी रफ हो, वहां पे उस क्वेश्चन को फ्रेम करो आप कि मैच द कॉलम बनेगा, तो यहाँ से क्या मैच द कॉलम बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया था, हमने इस पार्ट को एक्सपेंड कर लिया था। अब यहाँ पे क्या बन सकता है, मैच द कॉलम क्वेश्चन बन सकता है। एक कॉलम में आपको क्या दे देगा, एक कॉलम में आपको रेस्पिरेशन टाइप दे देगा, ऑर्गन दे देगा, और दूसरी तरफ की वो कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं ना। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ये चीज आपको खुद से करनी है। जब आप ये खुद से करोगे तो आपका इसको 30 40 50 मार्क्स से पक्का बूस्ट होगा। ये मुझसे आप लिखवा के ले लो, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि वायरस नाम किसने दिया था, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, और ईयर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ईयर्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ से डिस्कवरी पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, मैच द कॉलम आपका बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो क्या है, आपको डार्विन ऑफ द अर्नस्ट मेयर के बारे में दिया हुआ है, अर्नस्ट मेयर के बारे में कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में कब गए, कब वहां से आए, और उसके अलावा क्या दिए हुए हैं, अवार्ड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अवार्ड्स आपको वैसे तो रेयर चांसेस हैं, लेकिन एक कॉलम में आपसे क्या दे सकते हैं, अवार्ड्स के नाम दे सकता है, और एक कॉलम में आपको क्या दे सकता है, ईयर्स दे सकता है ना। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी उनको मिला, तो कब कब मिला, कैसे कैसे मिला, तो क्या है, तो क्या आपका जहां पे भी डेटा दिया हुआ है वहां से क्या आपका मैच द कॉलम पॉसिबल है। जहां पे भी आपको क्या दिया हुआ है, जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको इतना सारा डेटा दिया होता है, कौन से ऑर्गेनल की क्या डायमीटर है, क्या उसका फंक्शन है, वहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वहां से मैच द कॉलम क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो पहले क्या किया हमने, 3 बेसिक चीजें डिस्कस करी कि आपको माइंडसेट अपना बदलना है, एनसीईआरटी को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनानी है, टॉप मोस्ट रिसोर्स बनानी है, मल्टीपल रिविजन्स करनी है, एनसीईआरटी के नोट्स और लेक्चर आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपने एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद बस एनसीईआरटी, उसके बाद एक्टिव और पैसिव रीडिंग में हमने डिफरेंस जाना। उसके बाद हमने देखा कि आप एनसीईआरटी को कैसे एक्सपेंड करेंगे। फिर ठीक है, डीप इनसाइट्स में पहली चीज क्या थी, मैं भी भूल गया। डीप इनसाइट, डीप इनसाइट में आपको क्या करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है। कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है ना, कि एनसीईआरटी क्या करती है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है एनसीईआरटी में, प्लस क्या करती है, वो एक कॉन्सेप्ट को एक चैप्टर में बताएगी तो दूसरे कॉन्सेप्ट को दूसरे चैप्टर में जाके बताएगी। तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको देखने हैं ना, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और जितने अभी क्या हुआ है, अभी कुछ पॉइंट्स बच गए हैं जिनको हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे। हालांकि ये वीडियो भी जो है बहुत लंबी हो गई, 1 घंटे से भी ज्यादा हो गई है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक बार मैं आपको बता दूं कि भाई एनसीईआरटी ऐसे पढ़ी जाती है, ये चीजें हैं। अगर ये आपने कर लिया तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी समझ रहे हो ना यार, कि इधर उधर ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें मैटर करती हैं, जो भी चीज जो चीजें सीरियस हैं, जिनसे आपका स्कोर ज्यादा बूस्ट होगा, वो सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो में बता दी हैं। लेंदी वीडियो है लेकिन वर्थ इट है। जब आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद इन पॉइंट्स को इंटरनलाइज कर लेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो आपको एक विजिबल चेंज देखने को मिलेगा। और वो विजिबल चेंज जो आपको देखने को मिलेगा, उसका फीडबैक मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, कि आपके 14 तबक रोशन हुए नहीं हुए, कि आपको नया अप्रोच मिला कि नहीं मिला, कि आप नए क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्या आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या आप 340 प्लस 350 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के या नहीं। ये सारी चीजें प्लीज 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 आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं 11th 12th 10th इवन 10th में नीट की तैयारी कर रहे हैं, पहला ड्रॉप हो दूसरा ड्रॉप हो, सबके साथ वो शेयर करनी है और मुझे फीडबैक जरूर देना है। प्लस एक चीज मैं आपके लिए ऐसी प्लान कर रहा हूं कि अभी तक पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, किसी कोचिंग इंडस्ट्री ने आपको प्रोवाइड नहीं करा है। और मैं आपको बता देता हूं, उसको हम क्या करें, संडे में लॉन्च करें। और ये असल में टेस्ट एनालाइजर है। क्या है जनाब, ये टेस्ट एनालाइजर है। अभी तक क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या जो ऑफलाइन भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, ठीक है, और टेस्ट के बाद एनालाइज नहीं करते। या फिर किसी भी अच्छे टीचर से आप पूछोगे कि सर मैं मॉक टेस्ट में अपना स्कोर इंप्रूव कैसे करूं, तो वो आपको एक ही चीज बताएंगे कि टेस्ट को एनालाइज करो। लेकिन रेयरिटी है कि कोई आपको ये बता दे कि टेस्ट ऐसे एनालाइज करो। सब बच्चों को पता है, 90% बच्चों को पता होता है कि टेस्ट देना काफी नहीं है, टेस्ट को एनालाइज करना भी है। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, टेस्ट एनालाइजर लेके आ रहे हैं, जिसको मैंने पहले अपने ऑफलाइन कोचिंग में ट्राई किया है, टेस्ट किया है, और वहां से हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। तब मैं जाके इसको क्या कर रहा हूं, पब्लिक कर रहा हूं। ये असल में क्या रहेगा, अभी तक आपने देखा होगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो वहां पे एक डैशबोर्ड आ जाता है, वो आपको बता देता है कि आपके सही ये हुए, गलत इतने हुए, और आपको एक्यूरेसी, मतलब अलग अलग चीजें हैं जो एआई होता है वो आपको बता देता है। लेकिन उन सब चीजों से इंप्रूवमेंट नहीं होता। क्यों इंप्रूवमेंट नहीं होता? क्योंकि जो बैक एंड पे चीजें चल रही हैं वो आपको पता ही नहीं है। आपको नहीं पता कि आपने किस टॉपिक का क्वेश्चन गलत किया है, वो मीडियम था, इजी था, एनसीईआरटी था, आउट ऑफ एनसीईआरटी था, वो सब एनालिसिस तो कोई कर ही नहीं रहा। तो हम क्या देंगे इसमें, हम आपको एक पूरा टेम्पलेट देंगे। इसमें हम क्या देंगे जनाब, आपको एक पूरा टेम्पलेट देंगे जिसको आप मैनुअली फिल करेंगे। हर टेस्ट में आपको पता होगा किस टेस्ट में मुझसे ये गलती हुई है और ये गलती मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मेरा सही हो ही नहीं रहा है, इस कॉन्सेप्ट पे जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं गलत करे जा रहा हूं। मतलब मेन मकसद हम ये आपको टेम्पलेट क्यों दे रहे हैं कि आप खुद से उसको फिल करें। जब आप उसको खुद से फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं। जब आप क्या करते हो, किसी ऐप से एनालाइज करा पाते हो तो बैक एंड तो सारा खुद कर लेता है, वो आपको फ्रंट एंड देता है 4-5 पॉइंट कि आपकी एक्यूरेसी 70% है, 80% है, इतने आपने गलत किए, इतना आपका टोटल स्कोर है। तो उससे बैक एंड कुछ नहीं पता चल पाता कि पीछे चल क्या रहा है। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि आप क्या करो, जब उसको मैनुअली फिल करोगे तो एक एक चीज आपको पता होगी। आपको पता होगा कि आपने इजी क्वेश्चन गलत किए, आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत किए, मीडियम क्वेश्चन गलत किए, एनसीईआरटी से थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, कितना टाइम लगा, क्यों लगा, ठीक है, आपने सीक्वेंस कौन सी ली, सीक्वेंस गलत हुई, सही हुई, ओएमआर में कितना टाइम लगा। इसके लिए हमने एक पूरा टेम्पलेट तैयार किया। संडे में हम क्या करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे
और आप इसको संडे में एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो का फीडबैक आप जरूर दें, मुझे बताएं कि कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो में या आने वाली वीडियोस में। और आप मुझे आइडिया दें कि किस ट्रैक पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, है ना, क्योंकि एक लंबा गैप हो गया, 45 दिन से मैं था नहीं, ठीक है। और अब थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ कि यार मैं एनसीईआरटी हिडन लाइन लाऊं, डिटेल लेक्चर लाऊं। डिटेल लेक्चर में 2 ला पाया, सिर्फ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 लेक्चर्स बने, उसके बाद कुछ बना ही नहीं है। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट आपके कंटेंट डालते रहेंगे। बाकी ठीक है, आप बताइए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और बिकम अ बायोलॉजी निंजा।